मई की गर्मी ने दिल्ली को झुलसा दिया था। फिर भी सुबह और शाम की ठंडी हवा में कुछ राहत मिल जाती थी। शनाया शाह हर रोज की तरह सुबह सबसे पहले उठी। उसने अपनी बहन और उसके परिवार के लिए नाश्ता तैयार किया और फिर चुपचाप अपना जन्म प्रमाण पत्र उठाकर घर से निकल गई। पिछली रात उसने अपने जीजा को अपनी बहन से झगड़ते हुए सुना था। अब से सब कुछ आधा आधा होगा, खर्चे, घर की किश्तें और कार का लोन भी। तुम्हारी बहन हमारे घर में रह रही है तो उसे बराबरी से हिस्सा देना चाहिए। और हां, भले ही वो 10,000 रुपए हर महीने देती है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं चलता। असल में तो वो हम पर बोझ ही बन गई है। शनाया ने यह सब सुन लिया था। इसी कारण उसे अपनी बहन के घर से निकलना ही था। पर वो जानती थी कि अपनी बहन की चिंता दूर करने का एक ही तरीका था, और वो तरीका था शादी। चूंकि शनाया के पास समय नहीं था और कभी कोई प्रेमी भी नहीं रहा था, उसने दादी माया के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया। कुछ समय पहले शनाया ने दादी माया की मदद की थी और तभी पता चला कि दादी माया अपने पोते वैभव राणा की शादी करवाना चाहती थी। वैभव की उम्र 30 के पार हो चुकी थी, लेकिन अब तक कोई रिश्ता नहीं जुड़ पाया था। 20 मिनट बाद शनाया सिटी हॉल के बाहर अपनी पहली मंजिल पर पहुंच चुकी थी। शनाया, एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पुकारा। कार से उतरते ही वह आवाज सुनाई दी। वह माया दादी थी। माया दादी। शनाया जल्दी जल्दी उनकी ओर बढ़ी, लेकिन तभी उसकी नजर दादी के पास खड़े एक लंबे चौड़े पर कुछ रूखे से व्यक्ति पर पड़ी, जो कि था वैभव राणा, उसका होने वाला पति। उसके नजदीक आने पर शनाया को एक पल के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। माया दादी ने तो यही बताया था कि उनका पोता अब तक शादी नहीं कर पाया और वो बहुत चिंतित थीं। दादी की बात सुनकर शनाया ने तो सोचा था कि शायद वैभव का चेहरा ही देखने लायक नहीं होगा। आखिरकार वो किसी बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर था और फिर भी कुंवारा। मगर जब वह उसके सामने खड़ी हुई तो उसे अपनी सारी सोच पर शक होने लगा। वैभव बेहद आकर्षक था। उसमें एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे किसी से भी दूरी बनाए रखना चाहता हो। उसके चेहरे पर हमेशा एक गहरी परछाई रहती, मानो कह रहा हो कि मुझसे दूर रहो। शनाया की नजर पास खड़ी एक काली एमपीवी कार पर गई। उसके लोगों से साफ था कि यह कोई महंगी विदेशी गाड़ी नहीं, बल्कि देशी कार थी। इसी कारण उसने अनुमान लगाया कि शायद वैभव और उसके बीच आर्थिक फासला उतना भी नहीं है जितना वो सोच रही थी। शनाया और उसकी स्कूल की एक पुरानी दोस्त ने मिलकर डेली स्कूल के बाहर एक किताबों की दुकान खोली थी। खाली समय में शनाया ऊन से छोटी मोटी चीजें बनाकर ऑनलाइन बेचती थी और बिक्री भी बुरी नहीं थी। वो सिर्फ उससे ही हर महीने वो 20,000 रुपए कमा लेती थी। दिल्ली जैसे शहर में यह आमतौर पर सफेद पोश वर्ग की आमदनी मानी जाती थी। इसी वजह से वह अपनी बहन को हर महीने 5,000 रुपए दे पाती थी, पर उसके जीजा को उसकी कमाई की भनक तक नहीं थी। शनाया ने अपनी बहन से कहा था कि वह 3,000 खुद रख ले और सिर्फ 2,000 ही अपने पति को बताए। शनाया, यह है मेरा सबसे बड़ा पोता वैभव राणा। 30 साल का हो गया है, लेकिन अब तक खुद से कोई रिश्ता नहीं बना पाया। मानती हूं कि यह बहुत गर्मजोशी से मिलने वाला इंसान नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखने वाला और समझदार है। तुमने मेरी जान बचाई थी और हम पिछले 3 महीनों से एक दूसरे को जानते हैं। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए कोई गलत लड़का नहीं चुनूंगी। माया दादी की बात सुनकर वैभव ने शनाया की ओर एक उड़ती नजर डाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद उसे अब अपनी दादी की शिकायतों की आदत हो गई थी। वहीं शनाया को पता था कि माया दादी के 3 बेटे हैं और हर बेटे ने उन्हें 3-3 पोते दिए थे, यानी कुल 9 पोते। लेकिन उनके जीवन में एक पोती की कमी हमेशा रही। शायद इसी वजह से उन्होंने शनाया में वह अपनापन ढूंढा। इसी कारण चेहरे पर हल्की लज्जा के साथ लेकिन आत्मविश्वास से भरकर शनाया ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराकर कहा, नमस्ते मिस्टर राणा, मैं शनाया शाह हूं। वैभव की पैनी नजरों ने उसे सिर से पैर तक देखा। माया दादी के गला साफ करने पर उसने भी अपना हाथ बढ़ाया, हालांकि उसकी आवाज में अब भी ठंडापन था। वैभव। हाथ मिलाने के बाद वैभव ने अपने बाएं हाथ की घड़ी पर नजर डाली और कहा,
मैं बहुत व्यस्त आदमी हूं, चलो जल्द से जल्द उन सभी चीजों को निपटा लेते हैं। शनाया ने सिर हिलाकर हामी भरी। माया दादी तुरंत बोल पड़ी, तुम दोनों अंदर जाकर कागजी काम निपटाओ, मैं यहीं इंतजार करती हूं, वैभव ने कहा और धीरे से उन्हें कार में बैठने में मदद की। दादी, आप कार में बैठ जाइए, आज बहुत गर्मी है। उसके इन छोटे छोटे व्यवहारों से शनाया को यकीन होने लगा कि दादी माया की बातों में सच्चाई है। भले ही वैभव बाहर से सख्त लगे, अंदर से वो एक नेक दिल इंसान था। भले ही वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन माया दादी ने कहा था कि शादी के बाद शनाया अपनी बहन के घर से निकलकर उस घर में जा सकती है जो वैभव का अपना है और पूरी तरह से उसने ही खरीदा है। यह बात उसकी बहन को भी आश्वस्त कर सकती थी कि शनाया सुरक्षित हाथों में है और उसके कारण घर में जो क्लेश हो रही थी वह भी खत्म हो सकती थी। शादी के बाद की जिंदगी भी उसकी अकेली जिंदगी जैसी ही होती, सादी, स्वतंत्र। कुछ ही देर में वैभव वापस आया और बोला, चलो जी। शनाया चुपचाप उसके पीछे पीछे सिटी हॉल के अंदर चली गई। रजिस्ट्रेशन कार्यालय में पहुंचते ही वैभव ने कहा, मिस शाह, अगर आप चाहें तो अब भी अपना मन बदल सकती हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेरी दादी की बातों में आकर ये करें। शादी एक बड़ा फैसला है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसके शब्दों में एक उम्मीद छिपी थी, शायद शनाया पीछे हट जाए। पर शनाया के अगले वाक्य ने वैभव को पूरी तरह हैरान कर दिया। क्या शनाया सच में शादी कर लेगी? कौन है वैभव? क्या यह शादी दोनों के लिए सही होगी? आगे जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। आरव के हाथ में बंदूक को देखकर गेटकीपर की सांस ऊपर नीचे हो जाती है और वह तुरंत दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलने के बाद आरव अपना शीशा दोबारा से छड़ा लेता है और बंदूक को डैशबोर्ड पर रखकर गाड़ी को मेंशन के अंदर लेकर जाता है। अंदर आने के बाद आरव गाड़ी को एक विला की तरफ मोड़ देता है। आरव जिस विला की तरफ जा रहा था वह विला आरव के ससुर जी संजीव कपूर का था। आरव विला के पास पहुंचकर गाड़ी रोकता उससे पहले ही आरव झटके से ब्रेक मारकर गाड़ी को रोक देता है और अपने सामने की दृश्य को देखकर आरव की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि आरव के सामने उसकी बहन मनीषा जमीन पर गिरे हुए अपने सम्मान को बैग में पैक कर रही थी और घर में रहने वाले बाकी के लोग आरव और उसकी बहन का सामान लाकर बाहर जमीन पर फेंक रहे थे। इसे देखकर आरव की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं, लेकिन आरव अपनी आंखें बंद करके अपनी मुट्ठी भींचकर अपने आप को कंट्रोल करता है। आरव अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। आरव को पता था कि जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला उसके लिए भी गलत साबित हो सकता है, इसीलिए आरव इस सिचुएशन को धीरज से हैंडल करना चाहता था। उस विला के आगे इस समय कपूर खानदान के ज्यादातर लोग इकट्ठा हो गए थे और अचानक से एक काली फॉर्च्यूनर को रुकता देखकर सभी लोग हैरानी में एक दूसरे को देख रहे थे। आरव अब एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप को शांत करता है। आरव को अब पता है कि उसके पास कुछ ऐसी ताकत है जिसके सामने यह छोटे मोटे लोग कुछ भी नहीं है। वह जब चाहे इन्हें मसल कर रख सकता है। आरव इस समय गाड़ी में बैठा सभी की बातें सुन रहा था। आरव की सासू माँ यानी मीना कपूर आरव की बहन मनीषा से कहती है, आई बड़ा भाई, भाई करने वाली, क्या है तेरा भाई? कुछ भी नहीं है हमारे सामने। वो हमारे पैसों पर पलने वाला कुत्ता है। वो कुत्ता, वह तो मेरी बेटी के कर्म फूट गए थे। ना जाने किस घड़ी में उसकी शादी उस मनहूस से करा दी थी। अब अपने सामान को जल्दी से उठा और यहां से चलती बन, नहीं मुझे धक्के मारकर भी बाहर निकालना आता है। मनीषा से ये सब कहते वक्त मीना कुमारी अपने आप को काफी बड़ा समझ रही थी। अपनी मम्मी की बात सुनकर स्नेहा कपूर कहती है, मम्मी बस कीजिए अब आप, इनसे अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और रही बात उस नाली के कीड़े की, तो वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन इसे तो अक्ल होनी चाहिए, ये अपने इस सुंदरता को लेकर कहां जाएगी? सुंदर लड़कियों का काम होता है अमीर लड़कों को फंसाना और उनके पैसों पर मौज उड़ाना। इतना कहकर स्नेहा कपूर धीरे धीरे मनीषा के पास जाती है
और उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़कर भींचते हुए उससे कहती है, अगर तू चाहे तो मैं तुझे किसी कोठे पर काम दिलवा सकती हूं। इतना कहकर स्नेहा कपूर जोर जोर से हंसने लग जाती है। तभी एक गुस्सैल आवाज स्नेहा कपूर को सुनाई देती है, लगता है तुम्हें इस काम को पूरा एक्सपीरियंस है, क्या तुम भी किसी कोठे पर जाती थी क्या? उस आवाज को सुनने के बाद सभी लोग उस दिशा की तरफ देखते हैं जहां से वह आवाज आई थी। तभी उस काली फॉर्च्यूनर का गेट खुलता है और फिर सभी को उसके अंदर से एक जाना पहचाना चेहरा बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। जो इंसान गाड़ी में से उतरा था उसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर आरव धीरे धीरे आगे आता है और अपनी बहन को ऊपर उठाता है। अपनी बहन को ऊपर उठाने के तुरंत बाद मनीषा ने जो आंसू अब तक रोके हुए थे वह अपने भाई को देखकर बाहर आ जाते हैं और वह अपने भाई के गले लगकर रोने लग जाती है। मनीषा को ऐसे रोते देखकर आरव को अपने दिल में अजीब तरह का दर्द महसूस हो रहा था। आरव अपनी बहन को चुप कराने के लिए उसके सर को सहलाने लग जाता है। अपनी बहन के लिए इस तरह के शब्दों को सुनकर आरव को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अपनी आंखों के सामने आरव को देखकर स्नेहा कपूर का गुस्सा बढ़ जाता है और वह गुस्से में चिल्लाते हुए आरव से कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए इतने गंदे शब्दों का उपयोग करने की? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम हमारे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हो, लेकिन हम तुम्हें कुत्ता भी नहीं कह सकते क्योंकि कुत्ते कम से कम अपने मालिक के वफादार तो होते हैं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा तलाक होने के बाद कपूर मेंशन में आने की? अपनी बेटी के शब्दों को सुनकर मीना कपूर कहां पीछे रहने वाली थी। वह भी आरव की बेइज्जती करते हुए कहती है, हाँ लो आ गया एक और बेहुदा इंसान। अपना मुंह खोलने से पहले हमेशा यह देखना चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम हमारे सामने एक गंदी नाली के कीड़े के अलावा कुछ भी नहीं हो। वह तो शुक्र मनाओ तुम पापा जी का जिन्होंने तुम्हारी शादी हमारी बेटी से कराई, लेकिन अब तुम ना ही हमारी बेटी के पति हो और ना ही हमारा तुमसे कोई रिश्ता है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी इस बेहुदा बहन को लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारी यह बेहुदा बहन हमारा भी मुंह काला करा देगी। मीना कपूर इतना कहकर मनीषा की तरफ देखते हुए कहती हैं, पता नहीं कहां मुंह मारती रहती है। मीना कपूर की इस बात को सुनने के बाद वहां पर खड़े कपूर खानदान के सभी लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अपनी बहन की इतनी बेइज्जती सुनाने के बाद आरव के दिल में अब इन सब के लिए कोई भी दया नहीं बची। इसलिए आरव अपनी बहन को चुप कराता है और अपनी बहन को हटाकर मीना कपूर को देखता है और फिर बड़ी ही गंभीरता से मीना कपूर से कहता है, बस बहुत हो गया। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब भौंकते ही जाओगे। और शुक्र मनाओ मेरे दिल में अभी भी धीरज कपूर के लिए थोड़ी बहुत इज्जत बची है। छोटी सी जिंदगी बची है, ढंग से गुजार लो, वरना तुम्हारा यह घमंड और बड़बोलापन तुम्हें बहुत जल्द सड़क पर ला देगा। और जो तुम बहुत मेरी औकात पर जा रहे थे ना, जिस दिन तुम्हें मेरी औकात पता चल गई ना, उस दिन तुम सब मेरे सामने घुटनों के बल बैठे होंगे पर मुझसे जिंदगी की भीख मांग रहे होंगे। आरव की इन बातों को सुनकर कपूर खानदान का नया राजा अमर कपूर आरव से कुछ कहता उससे पहले ही आरव उनकी तरफ अपनी गर्दन घुमाकर उनकी आंखों में देखता है, जिस वजह से अचानक से उनका पूरा शरीर कांप जाता है और वह कुछ बोलने के लायक नहीं रहते और वे जहां खड़े थे वहीं पर खड़े रह जाते हैं। आरव स्नेहा की तरह घूमता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए जोर से उससे कहता है, तुम्हारी शादी धीरज कपूर ने मुझसे कराई थी और एक कागज का टुकड़ा यह फैसला नहीं कर सकता कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मैं आरव तुम्हारा पति होने के नाते तुमसे पूछता हूं, तुम अपने दादाजी के फैसले के विरुद्ध जाकर मुझसे शादी तोड़ना चाहती हो? अगर हां तो कल कोर्ट में आ जाना, वही फैसला होगा तुम्हारे पूरे खानदान का और हमारी शादी का। इतना कहने के बाद आरव किसी की भी प्रतिक्रिया को नहीं देखता, अपनी बहन को गाड़ी में बिठाकर तुरंत वहां से निकल जाता है। वहां पर मौजूद कपूर खानदान के सभी लोग आरव को बस जाता हुआ देखते रहते हैं। आरव के जाने के बाद संजीव कपूर अपने बड़े भाई अमर कपूर से पूछते हैं, बड़े भाई, जब वह हमारे पिताजी को सीधा नाम लेकर बोल रहा था
तो आपने उससे कुछ क्यों नहीं कहा? संजीव कपूर की बात सुनने के बाद अमर कपूर संजीव कपूर की तरफ बड़ी ही गंभीरता से देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं उससे कुछ कहना नहीं चाहता था? लेकिन बात तो यह है कि जब मैंने उससे कुछ कहने के लिए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए और उसने जब मेरी आंखों में देखा, तुम मुझे अपने ऊपर एक अलग तरह का प्रेशर महसूस हुआ था। मेरी आंखों में देखने से ही उसने मेरे पूरे शरीर को हिला डाला था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, जो इंसान हमारे सामने अपनी गर्दन ऊपर नहीं करता था, वह इंसान हमारे परिवार में आकर हमको ही धमकी देकर चला गया। अमर कपूर की बात सुनने के बाद संजीव कपूर भी सोचता है, जब आरव सभी से बातें कर रहा था तो उसके ऊपर भी एक अलग तरह का प्रेशर पड़ रहा था। कपूर खानदान में आज के दिन आरव पर ही बात होती रही। वही आरव अपनी बहन को पुराने घर में ले जाता है जहां पर वह पहले रहते थे। यह घर ज्यादा बड़ा नहीं था, इसमें 2 कमरे और एक रसोई थी। अभी आरव को कुछ जरूरी काम था, इसीलिए आरव अपने पड़ोस वाली चाची को अपनी बहन का ख्याल रखने की कहकर वहां से चला जाता है। आरव अपनी बहन को अकेला छोड़कर इसलिए आ गया था क्योंकि आरव जब अपनी बहन को लेकर अपने पुराने घर जा रहा था तो उसे अपने कानों में एक बुजुर्ग आदमी की कर्कश आवाज सुनाई दी थी। वह बूढ़ी आवाज उससे कह रही थी, राजकुमार, आप जल्द से जल्द कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग के 37वें फ्लोर रूम नंबर 777 पर पहुंचे। उस बूढ़ी आवाज को सुनने के बाद आरव अपनी बहन की तरफ तुरंत देखता है। कहीं उसे भी ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी, लेकिन अपने बहन के चेहरे के हाव भाव को देखकर आरव समझ जाता है कि उसकी बहन ने कुछ नहीं सुना। लेकिन तभी से आरव कुछ परेशान था कि आखिर यह बूढ़ा इंसान कौन हो सकता है और वह उसके दिमाग में डायरेक्ट अपनी बातें कैसे भेज सकता है। आरव इस बात को जानने के लिए तुरंत कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग की तरफ चल पड़ता है। कुछ देर में आरव की गाड़ी कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। आरव बिना देर किए तुरंत कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद आरव इधर उधर देख रहा था कि तभी उसके सामने ब्लैक सूट में कवर एक बॉडीगार्ड आरव के पास आता है और आरव से पूछता है, क्या आप राजकुमार आरव हैं? उस बॉडीगार्ड को देखकर आरव समझ जाता है कि वह एक मंजा हुआ मार्शल आर्टिस्ट था। उस बॉडीगार्ड ने अपनी आंखों पर एक काला चश्मा भी पहना हुआ था, जिसे देखकर कोई यह नहीं बता पा रहा था कि वह बॉडीगार्ड इस समय किस दिशा में देख रहा था। उस बॉडीगार्ड की बात का जवाब देते हुए आरव कहता है, जी हाँ, मेरा नाम ही आरव है, जिस पर वह बॉडीगार्ड कहता है, मेरे साथ आइए। इतना कहने के बाद वह बॉडीगार्ड आरव को लिफ्ट की तरफ ले जाता है। लिफ्ट में जाने के बाद वह बॉडीगार्ड 37वें फ्लोर का बटन दबा देता है। आरव को उस बॉडीगार्ड की चुप्पी से पता चल गया था कि वह बॉडीगार्ड आरव से अब आगे बात नहीं करना चाहता है, इसलिए आरव भी उस बॉडीगार्ड से कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वे 37वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। फिर वह बॉडीगार्ड आरव को 777 कमरे के पास लेकर जाता है और उसे अंदर जाने का इशारा कर देता है। आरव भी बिना कोई सवाल जवाब किए कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद आरव देखता है कि उस पूरे कमरे को हल्की पीली रोशनी से रोशन किया हुआ है और उस कमरे में एक बड़ी सी मेज डली हुई थी, जिसके पीछे 3 अधेड़ उम्र के बुजुर्ग इंसान बैठे हुए थे। आरव जैसे ही उन तीनों बुजुर्ग इंसानों को देखता है तो वह यह देख पा रहा था कि उनके शरीर से एक पावरफुल ऑरा निकल रहा है और उन तीनों बुढ़ों के चेहरे पर तेज साफ साफ दिखाई दे रहा था। इन तीनों बूढ़ों को देखकर आरव को लगा जैसे वह किसी बड़े एक्सपर्ट के सामने खड़ा हो, इसलिए वह उनके सम्मान में अपना सर झुका लेता है। आरव ने अब तक अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रेशर किसी के सामने फील किया था तो वह उसके गुरु अघोरी बाबा थे। हालांकि इन तीनों बूढ़ों के शरीर से भी प्रेशर निकल रहा था, लेकिन जतिन को वह इतना ज्यादा फील नहीं हो रहा था। लेकिन आरव फिर भी उनके सम्मान में सिर झुकाते हुए बड़ी ही सम्मानता पूर्वक उनसे कहता है, आप तीनों संतों ने मुझे अपने दर्शन देकर मेरे जीवन को सफल बना दिया है। आरव की बातें सुनकर उन तीनों संतों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। उन तीनों को पता तो था कि आरव काबिल है, लेकिन उन्हें इतना नहीं पता था
कि आरव उनको एक झलक देखकर ही बता देगा कि वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि संत है, और आरव के इतने विनम्र स्वभाव को देखकर भी वह उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। आखिर आरव अब कपूर खानदान के साथ क्या करने वाला है? आखिर आरव में कल सभी को कोर्ट में आने के लिए क्यों कहा? आखिर इन तीनों बुजुर्ग संतों ने आरव को यहां पर क्यों बुलाया? इन सवालों के उत्तर जानने के लिए पढ़ते रहिए सक्सेसर ऑफ हिडन एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट FM। उन तीनों को पता तो था कि आरव काबिल है, लेकिन उन्हें इतना नहीं पता था कि आरव उनको एक झलक देखकर ही बता देगा कि वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि संत है। और आरव के इतने विनम्र स्वभाव को देखकर भी वह उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। तभी बीच में बैठा हुआ संत आरव से कहता है, राजकुमार, हमें पता है कि आप सिंह परिवार के युवराज हैं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप सिंह परिवार के साथ साथ एक एम्पायर के भी राजकुमार हैं। उस संत का नाम महावीर होता है। आरव महावीर की बातों को सुनकर सोच में पड़ जाता है कि उन्हें कैसा पता चला कि वह सिंह परिवार का युवराज है। हालांकि आरव यह सुनकर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि वह एक एम्पायर का भी राजकुमार है। महावीर समझ जाता है कि आरव क्या सोच रहा है, इसलिए एक गहरी सांस लेकर वह आरव को आगे बताते हैं। आपको यह तो पता होगा कि पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर परिवारों की लिस्ट तैयार होती है। क्या आपने कभी यह नहीं सोचा कि इन परिवारों के लिस्ट को कौन तैयार करता है? इस दुनिया में इन परिवारों से भी ज्यादा ताकतवर बहुत चीज है। आप सोच रहे होंगे कि यह परिवार ही पूरी दुनिया को चलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन परिवारों से भी ऊपर कोई है जो इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। इन्हें ही एम्पायर बोलते हैं, और इस पूरी दुनिया में 3 एम्पायर है, और इन तीनों एम्पायर के पास एक एक रक्षक है जो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, शायद इन एम्पायर के राजा और राजकुमारों से भी ज्यादा। और आपने अपने हाथ में जो अंगूठी पहनी हुई है वह हमारे एम्पायर के रक्षक ही एम्पायर के वारिस को दे सकते हैं। जब उन्होंने आपको यह अंगूठी दी और फिर आपने जब यह अंगूठी पहनी तो हमारे एम्पायर का महल चमक उठा था, जिस वजह से हमें पता चल गया था कि हमारे एम्पायर का वारिस मिल गया है। लेकिन तब तक हम आपको खोज नहीं सकते थे, तब तक आप एक राजकुमार नहीं बन जाते। इसलिए आपके राजकुमार बनने के तुरंत बाद हमें पता चल गया था कि आप कहां पर हैं, और फिर हमने तुरंत आपको कांटेक्ट कर लिया। पिछले 200 सालों से हमारे पास कोई भी वारिस नहीं था, जिस वजह से हमारे एम्पायर का काउंसिल में रुतबा काफी कम हो गया था, और फिर धीरे धीरे हमारा एम्पायर एकदम लुप्त हो गया था। बाकी के दोनों एम्पायर में से कोई भी एम्पायर हमारे बारे में जान नहीं पा रहा था। लेकिन हमारा रुतबा कम होने की वजह से हमें एक लाभ हुआ कि हमने छुप कर अपने बिजनेस को इतना ज्यादा बड़ा बना दिया कि अब दोनों एम्पायर मिलकर भी हमारी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि अगर अब हम सामने आ जाए तो दोनों एम्पायर को हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, जिस वजह से अब हमारी राजकुमार का रुतबा ही दोनों एम्पायर के राजाओं से ज्यादा है। आरव भी महावीर की इन बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था, लेकिन वह यह सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था कि उसके गुरु अघोरी बाबा ने उसे इतना ताकतवर बना दिया कि वह इस पूरी दुनिया में अब सबसे ज्यादा ताकतवर और पैसे वाला इंसान बन गया है, जिस वजह से आप उसकी आंखों में उसके गुरु अघोरी बाबा की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी। अब वह इन एम्पायर के बारे में जानने के बारे में और ज्यादा उत्सुक हो रहा था। इसलिए वह महावीर से पूछता है, क्या आप मुझे इन तीनों एम्पायर का नाम बता सकते हैं? आरव की इस बात को सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उन्हें अब विश्वास हो गया था कि आरव उनके एम्पायर को संभालने के लिए तैयार हो गया है। इसलिए महावीर आरव को और ज्यादा जानकारी देते हुए कहता है, तीसरे एम्पायर का नाम कमल एम्पायर है और दूसरे का गरुड़ एम्पायर, और हमारे एम्पायर का नाम नंदी एम्पायर है। महावीर की बात सुनने के बाद आरव कुछ सोचने लग जाता है। वे तीनों संत भी आरव को सोचता देखकर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। उन्हें देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि बिल्कुल भी नहीं पता आरव क्या सोच रहा है। थोड़ी देर बाद
आरव अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, आपने मुझे इन एम्पायर के बारे में बताया, लेकिन आपने मुझे यह भी बताया कि हमारे एम्पायर ने छुपकर ये सारी ताकतें हासिल की है। और आपकी बातों को सुनकर मुझे समझ में आ रहा है कि तीनों एम्पायर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम अचानक से अपने आप को उजागर करते हैं तो शायद दोनों एम्पायर मिलकर हमारे ऊपर हमला कर दें। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने एम्पायर का नाम बदल देना चाहिए। तो फिर शायद उन्हें लगेगा कि एक चौथा एम्पायर तैयार हो चुका है। तो फिर वे दोनों एम्पायर कुछ ना कुछ करके इसे चौथे एम्पायर को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ जाए और दूसरे एम्पायर को दबाने में सक्षम हो और हमारे लिए फायदेमंद है। तब साबित होगा जब हम उनसे पूछेंगे कि हम तुम्हारे एम्पायर में शामिल क्यों हो, तो वह हमें शायद अपनी ताकत दिखा देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर वे कितने ज्यादा ताकतवर हैं। और फिर उनसे निपटने के लिए हम बाद में एक अच्छा सा प्लान बना सकते हैं। आरव की बात सुनकर वे तीनों संत हैरानी में एक दूसरे को देखते हैं और आरव की बात को मानने से पहले एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तभी महावीर के बगल में बैठा दूसरा संत, जिसका नाम ललित होता है, वह महावीर से कहता है, महावीर, मुझे राजकुमार का प्लान अच्छा तो लगा, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। जिस पर महावीर ललित से पूछता है, किस तरह का डाउट है? ललित कहता है, मुझे लगता है अगर हम एक नए एम्पायर को प्रकट करते हैं तो शायद वे दोनों एम्पायर हमारे एम्पायर को दबा दें, जिस वजह से शायद हमें भारी नुकसान हो सकता है। ललित की बातें सुनकर तीसरा संत, जिसका नाम लक्ष्मण है, वह कहता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। जिस पर ललित पूछता है, क्यों? लक्ष्मण मुस्कुराता है और ललित के क्यों का जवाब देते हुए कहता है, हमें पता है कमल एम्पायर बिजनेस में ज्यादा पकड़ रखता है, लेकिन गरुड़ एम्पायर ताकत पर ज्यादा विश्वास करता है। वही इन दोनों से अलग हमारा नंदी एम्पायर हर फील्ड में एक्सपर्ट है। हमारे पास प्राचीन से लेकर विज्ञान तक, अंडरवर्ल्ड से लेकर बिजनेसमैन तक अच्छी पकड़ है और इस बात का उन दोनों एम्पायर को भी पता है। इसलिए हमारे पास राजकुमार ना होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी हम पर हमला नहीं किया। लेकिन हमारा राजकुमार न होने की वजह से उन्हें लगता है कि हमारी पकड़ इन सब चीजों में ढीली हो गई है और वह और ज्यादा ताकतवर होने के लिए बाकी सभी को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, ताकि वह हमारे नंदी एम्पायर को एम्पायर लिस्ट से हटा सके। लेकिन जब वे देखेंगे कि एक चौथे एम्पायर का उदय हो रहा है, तो वह उस चौथे एम्पायर को अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि उनकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ सके और इसी बात का फायदा उठाकर हम दोनों एम्पायर को दबा सकते हैं और उन्हें अपने साथ मिला सकते हैं। और उससे लड़ने के लिए हमारे तीनों एम्पायरों का एक साथ होना जरूरी है। महावीर भी लक्ष्मण की बातें सुनकर अपनी गर्दन हिलाकर सहमति देता है। ललित भी लक्ष्मण की बातों को सुनकर समझते हुए कहता है, तुम्हारा कहना सही है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। आपस में बात करने के बाद महावीर आरव की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक राजकुमार, हम आपके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने एम्पायर का नया नाम क्या रखेंगे? उनकी बात सुनने के बाद आरव सोचने लग जाता है। काफी देर तक सोचने के बाद आरव उनकी तरफ देखते हुए कहता है, आप सबने मुझे बताया था कि हमने यह सारी ताकत छिपकर हासिल की है, जिस पर वे तीनों संत अपनी गर्दन हिला देते हैं। आरव आगे कहता है, ठीक है, तो हम अपने एम्पायर का नाम रखेंगे हिडन एम्पायर। वे तीनों संत भी आरव की बात से सहमत हो जाते हैं। फिर वे तीनों संत आरव से काफी और मुद्दों के बारे में बात करते हैं। आरव और तीनों संतों ने मिलकर काफी अच्छा प्लान बना लिया था। आरव उन्हें बताता है कि हमारे पास अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड के साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी होनी चाहिए। फिर आरव उनको बताता है कि वह यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, जिस पर वे तीनों संत आरव से पूछते हैं, क्यों? आरव बताता है, यूनिवर्सिटी में बहुत ही काबिल बच्चे होंगे जो अलग अलग फील्ड में काफी ज्यादा टैलेंटेड होंगे। अगर हम उन्हें रिक्रूट कर लेते हैं तो हमारा हिडन एम्पायर और अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है। आरव की इस बात को सुनकर वे तीनों संत हां भर देते हैं। आरव एक गहरी सांस लेते हुए उन तीनों को देखता है और फिर गंभीरता से उनसे कहता है, आप सब इतना कुछ जानते हैं, तो क्या आप मुझे यह भी बता सकते हैं कि मेरे परिवार में
मेरे अलावा कोई और जिंदा है भी या नहीं? आरव की इस बात को सुनकर ललित आरव को गंभीरता से देखता है और फिर उससे कहता है, हाँ, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे अलावा 2 लोग और जिंदा हैं। उनमें से एक तुम्हारे दादाजी हैं और एक तुम्हारा बड़ा भाई है। जो तुम्हारे परिवार पर हमला हुआ था तो तुम्हारा बड़ा भाई अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था, जिस वजह से तुम्हारे परिवार के दुश्मन तुम्हारे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए और तुम्हारे दादाजी का भी अमेरिका में ही इलाज चल रहा था। लेकिन अब तुम्हारे भाई और दादाजी वापस आ गए हैं, लेकिन तुम्हारे दादाजी की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो गई है। तुम्हारे दादाजी ने अपने इलाज के लिए मुझसे संपर्क भी किया था, लेकिन मुझसे भी कुछ नहीं हो पाया। अब तुम्हारे दादाजी शायद अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस को संभालने के लिए अपने पोते से कहा था, लेकिन उन्होंने कभी भी तुम्हारे बड़े भाई को युवराज घोषित नहीं किया। उनका मानना है कि तुम अभी भी जिंदा हो और तुम वापस जरूर आओगे। ललित की इन बातों को सुनकर आरव काफी ज्यादा भावुक हो जाता है। इन तीनों संतों से बात करने के बाद आरव को पता चल गया था कि ललित एक वेद है। उनको यह शिक्षा उसी अघोरी बाबा ने दी थी, जो अघोरी बाबा आरव के गुरु थे। आरव समझ गया था कि उसके दादाजी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाले। इसी वजह से आरव अपने दादाजी को आखिरी बार देखना चाहता था। इसलिए आरव उन संतों से पूछ पड़ता है, मेरे दादाजी इस समय कहां पर हैं? आरव के इस सवाल का जवाब लक्ष्मण देता है, तुम्हारे दादाजी अभी आर्मी आरएनआर हॉस्पिटल धोला कुआं में है। लक्ष्मण की बातें सुनकर जतिन को याद आता है कि उसके दादाजी पहले मिलिट्री में थे, शायद इसी वजह से उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल में रखा है। आरव जल्द से जल्द अपने दादाजी से मिलना चाहता था। लक्ष्मण आरव को आगे बताता है, उनकी रक्षा के लिए हमने हिडन एम्पायर का एक मेन मार्शल आर्टिस्ट को भी वहां पर तैनात किया हुआ है। उसका नाम ऋषभ है। वह हमारे टॉप 12 फाइटर्स में से एक है। तुम जब भी हिडन एम्पायर के किसी इंसान से मिलोगे तो तुम्हें उसे अपनी अंगूठी दिखानी होगी, जिसके बाद तुम उसे ऑर्डर दे सकोगे। आरव लक्ष्मण की बातों को ध्यान से सुन रहा था। लक्ष्मण आगे बताता है, तुम्हारे पैदा होने के बाद हमारे रक्षक और तुम्हारे दादाजी के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। इसी वजह से वह हमसे संपर्क कर पाए थे। आरव को भी पता था कि उसके दादाजी और उसके गुरु काफी अच्छे दोस्त हैं। लक्ष्मण की बातों को अच्छी तरह से सुनने के बाद आरव मिलिट्री हॉस्पिटल जाने से पहले उन तीनों से विदा लेता है और फिर आरव वहां से चला जाता है। कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग से निकलने के तुरंत बाद आरव मिलिट्री हॉस्पिटल की तरफ जाने लग जाता है। आरव फोन करके रास्ते में शक्ति को भी बुला लेता है। शक्ति तुरंत आरव के पास पहुंच जाता है। आरव शक्ति को आर्मी आरएनआर हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी लेने को कहता है। आरव का ऑर्डर मिलने के तुरंत बाद शक्ति तुरंत गाड़ी को मिलिट्री हॉस्पिटल की तरफ दौड़ाने लग जाता है। आरव गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठा था, लेकिन वह थोड़ा टेंशन में था, इसलिए वह अपने नाखूनों को खा रहा था। शक्ति बैक मिरर से देख लेता है कि आरव परेशान है, लेकिन शक्ति आरव से कुछ भी नहीं पूछ पाता, क्योंकि उसने ब्लैक मैंशन में आरव का वह भयंकर रूप देखा था और शक्ति नहीं चाहता था कि आरव उसके साथ भी कुछ ऐसा करे। इसलिए वह गाड़ी को जल्द से जल्द मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है। 1 घंटे के ड्राइविंग के बाद वे मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंच जाती है। मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने एक गार्ड खड़ा था, जो सभी का मिलिट्री कार्ड देखकर ही उन्हें अंदर जाने दे रहा था। आरव जैसे ही अंदर जाने लगता है तो वह गार्ड आरव को अंदर जाने से रोक लेता है। वह गार्ड आरव से कहता है, अंदर जाने के लिए अपना मिलिट्री कार्ड दिखाइए। आरव कहता है, मिलिट्री कार्ड वह तो नहीं है मेरे पास, लेकिन शायद मेरी पहचान सुनने के बाद मुझे आप अंदर जाने दे। आरव की बात सुनकर वह गार्ड आरव को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखता है। आरव देखने से किसी भी बड़े खानदान का नहीं लग रहा था, और वैसे भी मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए बड़े खानदान का होना जरूरी नहीं है। अमीर से अमीर खानदान भी इस हॉस्पिटल के अंदर जाने में सक्षम नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए या तो आपके पास मिलिट्री कार्ड होना चाहिए, या फिर आपकी फैमिली गोल्ड स्टार फैमिली होनी चाहिए, और पूरे इंडिया में सिर्फ 10 ही गोल्ड स्टार फैमिली है।
और इस गोल्ड स्टार फैमिली में सिर्फ एक ही फैमिली ऐसी है जो काफी अमीर है, वह सिंह फैमिली है। लेकिन गार्ड देखकर यह बता सकता था कि सामने वाला सिंह फैमिली से नहीं है, तो शायद वह बाकी की 9 फैमिली से होगा। इसलिए वह गार्ड आरव से कोई बहस नहीं करता। क्या आरव का बनाया हुआ प्लेन काम कर पाएगा? आखिर ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसे हराने के लिए तीनों एम्पायर को एक करना जरूरी है? क्या आरव मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर जा पाएगा? आखिर तब क्या होगा जब इस गार्ड को पता चलेगा कि उसके सामने खड़ा इंसान सिंह खानदान का युवराज है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए सक्सेसर ऑफ हिडन एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट FM। पूरे इंडिया में सिर्फ 10 ही गोल्ड स्टार फैमिली है और इस गोल्ड स्टार फैमिली में सिर्फ एक ही फैमिली ऐसी है जो काफी अमीर है, वह सिंह फैमिली है। लेकिन गार्ड देखकर यह बता सकता था कि सामने वाला सिंह फैमिली से नहीं है, तो शायद वह बाकी की 9 फैमिली से होगा। इसलिए वह गार्ड आरव से कोई बहस नहीं करता। आरव एक गहरी सांस लेते हुए उस गार्ड को कहता है, मैं सिंह खानदान से हूं। आरव की बात सुनने के बाद पहले तो वह गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद कहता है, मजाक मत करो, वापस जाओ मेरे पास। तुम्हारी तरह टाइम पास करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। जब आरव ने यह कहा था कि वह सिंह खानदान से है, तो आर्मी के एक बड़े अधिकारी ने यह बात सुन ली थी। हालांकि उस आर्मी चीफ को यह दिखाई नहीं दिया कि यह बात कहने वाला इंसान कौन है, इसलिए वह तुरंत उस इंसान को देखने के लिए गार्ड के पास आता है। अचानक से अपने बगल में उस आर्मी चीफ को देखकर वह सिक्योरिटी गार्ड डर जाता है और तुरंत उस आर्मी चीफ को वह सिक्योरिटी गार्ड सैल्यूट करता है। आर्मी चीफ उस सिक्योरिटी गार्ड को नजरअंदाज कर देता है और आरव की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, आपका नाम क्या है? उस आर्मी चीफ की बात सुनने के बाद आरव गंभीरता से उस आर्मी चीफ की तरफ देखते हुए कहता है, मेरा नाम आरव सिंह है। मैं यहाँ पर मेरे दादाजी नेकी राम सिंह को देखने आया हूँ। उनकी सिक्योरिटी में मेरा एक फाइटर है। आप किसी को उसके पास भेजकर बता सकते हैं कि उनसे मिलने कोई बाहर आया है, और जब वह खुद बता देगा कि मैं कौन हूँ, तब तो आप विश्वास कर लेंगे। आरव की बात सुनने के बाद आर्मी चीफ भी आरव को बड़ी अजीब तरह से देखता है, लेकिन सामने खड़े इंसान ने जो बात कही वह उसे बिल्कुल ठीक लगी। और वैसे भी वह फाइटर नेकी राम सिंह की सिक्योरिटी में कई सालों से मिलिट्री हॉस्पिटल में रहता था, इसलिए मिलिट्री हॉस्पिटल में मौजूद ज्यादातर ऑफिसर उसे अच्छी तरह से जानते थे। आर्मी चीफ तुरंत अपने एक ऑफिसर को उस फाइटर से बात करने के लिए कहता है। वह ऑफिसर तुरंत वहां से चला जाता है। हॉस्पिटल के अंदर एक कमरे के बाहर काले सूट में एक इंसान खड़ा था, जिसकी हाइट कम से कम 6 फीट थी। वह इंसान ज्यादा मोटा दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि वह एक एथलीट के जैसा दिखाई दे रहा था। उसके शरीर के हर एक बॉडी पार्ट पर कट साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो उसके शरीर को काफी अच्छी तरह से उभार रहा था। उसने जो काला सूट पहना हुआ था वह बिल्कुल उसकी फिटिंग में था, जिस वजह से उसकी फिजिक और अच्छी दिखाई दे रही थी। वह इंसान दरवाजे में लगे शीशे से लगातार कमरे के अंदर देख रहा था। उस कमरे के अंदर मिलिट्री हॉस्पिटल के 3 सबसे बेस्ट डॉक्टर थे। वे तीनों डॉक्टर एक 80 साल के लगभग बूढ़े की सारी टेस्टिंग कर रहे थे। उस बूढ़े इंसान का चेहरा थोड़ा थोड़ा आरव से मिल रहा था। यह बुढ़ा इंसान और कोई नहीं, आरव के दादाजी नेकी राम सिंह थे। उनके पूरे शरीर में मशीनें इंजेक्ट की हुई थी, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। नेकी राम सिंह की सारी टेस्टिंग और रिपोर्ट पढ़ने के बाद एक डॉक्टर बाकी दोनों डॉक्टरों की तरफ देखते हुए कहता है, आज इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यह 24 घंटे से ज्यादा और जीने वाले नहीं है। उस डॉक्टर के इस बात को सुनने के बाद बाकी कर दोनों डॉक्टर भी मायूस हो जाते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि इतने सालों तक मिलिट्री हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी नेकी राम सिंह ने किसी से भी दूर व्यवहार नहीं किया था। वे सभी लोगों से काफी अच्छी तरह से बातें करते थे। खुद बीमार होने के बावजूद भी वे पूरे हॉस्पिटल में पॉजिटिविटी फैलाते थे, जिस वजह से
पूरे मिलिट्री हॉस्पिटल में सभी लोग उन्हें काफी इज्जत देते थे। आज इसी बात ने सभी डॉक्टरों का मनोबल तोड़ दिया था। नेकी राम सिंह की सिक्योरिटी के लिए वह फाइटर गेट बंद होने के बावजूद भी उन डॉक्टरों की बातों को काफी अच्छी तरह से सुन पाता है, क्योंकि उस इंसान ने प्राचीन मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर रखी थी, जिस वजह से उस इंसान के सेंसेस बाकी के इंसानों से काफी तेज थे। और जब उस फाइटर ने डॉक्टरों की इस बात को सुना कि अब नेकी राम सिंह 24 घंटे से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, इस बात ने उस फाइटर को काफी ज्यादा निराश कर दिया था। उसे फाइटर का नेकी राम सिंह से एक अलग तरह का रिश्ता बन गया था। नेकी राम सिंह उस फाइटर को अपने पोते की तरह ट्रीट करते थे, इसलिए डॉक्टरों की इस बात ने उस फाइटर को काफी ज्यादा उदास बना दिया था और वह कमरे के बगल में रखी हुई कुर्सियों पर बैठ जाता है। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और वे तीनों डॉक्टर बाहर आते हैं। उनमें से तीनों ये हिम्मत कर रहे थे कि आखिर अब इस फाइटर से नेकी राम सिंह की स्थिति के बारे में कौन बताएगा। लेकिन उस फाइटर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात का पहले ही पता हो। वैसे तो वह फाइटर काफी ज्यादा मजबूत था, लेकिन आज नेकी राम सिंह की मौत की बात सुनकर वह भी काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और उसकी आंखें भीग आती हैं, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन हिम्मत करके एक डॉक्टर आगे आकर उस फाइटर को नेकी राम सिंह की स्थिति के बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी वह फाइटर अपने हाथ को उठा देता है और उस डॉक्टर को बोलने से रोक देता है और फिर उससे कहता है, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। डॉक्टर भी उस फाइटर की बात सुनकर वहीं पर रुक जाता है और मायूस हो जाता है। तभी वहां पर एक आर्मी ऑफिसर आकर उस फाइटर को बताता है, बाहर एक इंसान आया हुआ है जो अपने आप को सिंह परिवार का सदस्य बता रहा है। उस आर्मी ऑफिसर की बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वे टिया इस बात से काफी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जो आज ही नेकी राम सिंह से मिलना चाहता है। वे सभी सोच रहे थे कि आखिर वह एक ऐसा इंसान होगा जिसे सत्ता और ताकत की भूख होगी। उस ऑफिसर के इस बात ने उस फाइटर को भी हैरान कर दिया था। दी फाइटर तुरंत उस इंसान को देखना चाहता था जिस इंसान ने अपने आप को सिंह परिवार का सदस्य बताया है। वे तीनों डॉक्टर भी उस फाइटर के पीछे चलने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह ऑफिसर उसे फाइटर को अपने साथ लेकर आ गया था। वह फाइटर अपने सामने वाले इंसान को देखकर थोड़ा हैरान हो गया था। जो इंसान सामने खड़ा था उसका चेहरा नेकी राम सिंह से थोड़ा थोड़ा मिल रहा था, लेकिन फिर भी वह फाइटर आरव से पूछता है, क्या तुम ही वो इंसान हो जो अपने आप को सिंह परिवार का सदस्य बता रहा है। उस फाइटर की बात सुनकर आरव अपने एक हाथ को हल्का सा ऊपर उठा लेता है। उसमें पहनी हुई अंगूठी को गोल गोल घुमाने लग जाता है। फाइटर आरव की इस हरकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह उससे कुछ कहने वाला था कि तभी उसकी नजर उस अंगूठी पर पड़ती है जो आरव पहने हुए था। उस अंगूठी को देखकर वह फाइटर को समझ जाता है कि आखिर यह इंसान कौन है और वह तुरंत अपने घुटनों के बल आ जाता है। आरव के पास जाकर अपनी गर्दन नीचे करके तुरंत नीचे बैठ जाता है। उस फाइटर की इस हरकत को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो वह गार्ड था जिसने उस इंसान को वापस जाने के लिए कह दिया था, जिसने नेकी राम सिंह की सिक्योरिटी के लिए एक परफेक्ट ट्रेंड फाइटर को रखा था। वह फाइटर आरव से कहता है, राजकुमार दादाजी की हालत काफी ज्यादा खराब है। उस फाइटर के इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। आरव देख लेता है कि वह फाइटर रो रहा है, इसलिए आरव तुरंत उस फाइटर के पास जाता है और उसे कंधों से पकड़कर उठाता है। उसे फाइटर का चेहरा देखकर आरव की धड़कन तेज हो जाती है और वह हड़बड़ाते हुए उसे फाइटर से पूछता है, दादाजी को क्या हुआ है। आरव के इस सवाल को सुनने के बाद यह फाइटर अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था। आरव और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह तुरंत आईसीयू की तरफ दौड़ लगा देता है। आरव में दौड़ने से पहले जमीन पर इतनी जोर से पैर पटका था जिससे ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में कोई आतिशबाजी हो गई हो। आरव बिना किसी की परवाह किए आईसीयू की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से पूरी तरह से भीगी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों से
एक भी आंसू बाहर नहीं निकल रहा था। आरव अपने आप पर पूरी कोशिश किए हुए था। हालांकि दौड़ते वक्त आरव की आंखों की पुतलियां हरे रंग की हो जाती हैं, जिस वजह से आरव सभी से बचता हुआ और सभी को बचाते हुए कुछ ही देर में आईसीयू के सामने पहुंच जाता है। आईसीयू के सामने पहुंचकर उसके पैर बर्फ के समान ठंडे पड़ जाते हैं और वहीं पर जम जाते हैं। उसने अब तक जो अपने आप पर काबू पा रखा था, अचानक से उसका बांध टूट जाता है और आरव की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। आरव वहीं आईसीयू के गेट के सामने घुटनों के बल गिर जाता है। कुछ देर में सभी लोग आरव का पीछा करते हुए आईसीयू के पास पहुंच जाते हैं और आरव को अपने घुटनों के बल पड़ा और रोते देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इतने बड़े खानदान का युवराज उनकी आंखों के सामने इस तरह से बिलक बिलक कर रो रहा है। डॉक्टर ने उस आर्मी चीफ को भी बता दिया था कि नेकी राम सिंह सिर्फ 24 घंटे तक और जीवित रह सकते हैं। जब उन्होंने डॉक्टर की इस बात को सुना था तो सबने सोचा था कि आरव अपने दादाजी से मिलकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की सोच रहा है। इसीलिए सभी लोग आरव को आईसीयू के सामने इस तरह से रोता देखकर हैरान हो जाते हैं। वह आर्मी चीफ तुरंत आरव के पास आता है और उसे उठाते हुए उसे हिम्मत देता है। आरव भी खड़ा होकर अपने एक हाथ से अपने आंसुओं को पूंछता है और अब हिम्मत करके मुड़ता है और डॉक्टर से पूछता है, क्या मैं मेरे दादाजी से मिल सकता हूं? आरव की बात सुनकर वह डॉक्टर दूसरे दोनों डॉक्टरों की तरफ देखता है। वह डॉक्टर अभी भी आरव के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि आरव नेकी राम सिंह को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और आरव के आंसुओं को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दादाजी से बहुत प्यार करता है। लेकिन वह डॉक्टर इस बात का निष्कर्ष नहीं कर पा रहा था। अगर वह अपने दादाजी से इतना प्यार करता था तो आरव अब तक क्यों नहीं आया? इसलिए वह डॉक्टर आरव के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ, आप उनसे जरूर मिल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें उनका एक चेकअप करना पड़ेगा। उस डॉक्टर के इस बात को सुनकर बाकी के दोनों डॉक्टर उस डॉक्टर को हैरानी से देखते हैं, लेकिन वह डॉक्टर बिना देर किए तुरंत आईसीयू में चला जाता है। वे बाकी के दोनों डॉक्टर भी जानना चाहते थे कि वह डॉक्टर किस तरह का चेकअप करना चाहता है, इसलिए पीछे पीछे वे दोनों डॉक्टर भी अंदर चले जाते हैं। अंदर आने के बाद वे दोनों डॉक्टर उस डॉक्टर से पूछते हैं, अब आप किस तरह का चेकअप करना चाहते हैं? उन दोनों डॉक्टरों की बात सुनकर वह डॉक्टर उनको बताता है उसे आरव पर विश्वास नहीं है, इसलिए वह यहाँ पर एक छुपा हुआ कैमरा और एक छिपा हुआ माइक लगाना चाहता है, जिससे हम उसकी सारी वीडियो और उसकी सारी बात सुन सके। और वह इस बारे में भी बताता है कि उसे आरव पर विश्वास क्यों नहीं है। उस डॉक्टर की इस बात को सुनकर वह दोनों डॉक्टर भी उस डॉक्टर के साथ मिल जाते हैं। फिर वह एक माइक को और एक कैमरे को इंस्टॉल कर देते हैं। अपना सारा काम करने के बाद तीनों डॉक्टर एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपनी गर्दन हिलाते हैं और फिर वे तीनों आईसीयू से बाहर निकल जाते हैं और आरव को अंदर जाने का इशारा कर देते हैं। उनका इशारा मिलने के तुरंत बाद आरव अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद अपने दादाजी की इतनी खराब हालत को देखकर वह काफी ज्यादा उदास हो जाता है। आईसीयू से बाहर निकलने के बाद वे तीनों डॉक्टर उस आर्मी चीफ और उस फाइटर को सारी बातें बता देते हैं। उनकी सारी बात सुनाने के बाद वह फाइटर कहता है, नहीं, हमारे राजकुमार ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उस फाइटर की बात का जवाब पहले वाला डॉक्टर देते हुए कहता है, अरे अभी तुम इस दुनिया के बारे में नहीं जानते, लालच सब कुछ करवा सकता है। हालांकि वह फाइटर आरव की सच्चाई को इन डॉक्टरों के सामने उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उनसे कुछ नहीं कहता। इसलिए वह उन चारों के साथ चुपचाप एक प्राइवेट रूम के अंदर चला जाता है। यह प्राइवेट रूम उसी पहले वाले डॉक्टर का था जिसने कैमरा और माइक लगाया था। वह तुरंत अपने कंप्यूटर में आरव की वीडियो ऑन करता है। उन सभी को आरव की वीडियो साफ साफ दिखाई दे रही थी और आरव की आवाज भी साफ साफ सुन रही थी। आरव अपने दादाजी के पास एक स्टूल को खींचता है
और उस पर बैठकर अपने दादाजी के हाथ को अपने हाथ में लेकर आरफ बड़े ही कोमलता से कहता है, दादाजी। ऐसा लग रहा था जैसे आरफ के इन शब्दों ने नेकी राम सिंह के शरीर में जादू कर दिया हो। नेकी राम सिंह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और अपने बगल में बैठे इंसान को देखते हैं। नेकी राम सिंह ने भले ही अपने पोते आरफ को 16 साल से ना देखा हो, लेकिन एक झलक देखने से ही वह उसे पहचान गए थे कि यह उनका पोता आरव है। नेकी राम सिंह आरव को देखते हुए कहते हैं, आरव बेटा तुम। उनकी आवाज में एक दर्द और कंपन साफ साफ महसूस किया जा रहा था। नेकी राम सिंह हिम्मत करते हुए अपने पोते आरव से कहते हैं, आरव बेटा, क्या तुम अपने बूढ़े दादाजी को यह बता सकते हो इन 16 सालों में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है? आरव यह देखकर काफी ज्यादा भावुक हो गया था कि उसके दादाजी लगभग मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। अभी भी वह उसकी इतनी ज्यादा फिक्र कर रहे हैं, इसलिए आरव भी अब उनको सारी बात बताने लग जाता है। हालांकि आरव अपने दादाजी को यह नहीं बताता है कि वह ही ब्लैक कोबरा गैंग का डेविल था। उसने ब्लैक कोबरा गैंग के बारे में यह बताया था कि वह उस गैंग का एक मामूली सा साथी था। वह यह बात बताकर अपने दादाजी को परेशान नहीं करना चाहता था। वह अपने दादाजी को यह भी बता देता है कि उसकी कपूर खानदान में एक लड़की से शादी हो गई है जिसका नाम स्नेहा कपूर है, लेकिन कल उसका उसके साथ तलाक हो जाएगा। वह अपने दादाजी को यह भी बताता है कि जब से उसकी याददाश्त गई थी तब से वह कैसी जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा है। वह अपने दादाजी को बताता है कि उसकी याददाश्त आज ही वापस आई है। अपने दादाजी को हिडन एम्पायर के बारे में भी नहीं बताता है, लेकिन वह अपने दादाजी को हिडन एम्पायर की एक हिंट दे देता है। आरव अपने दादाजी को यह बातें इसलिए छिपा रहा था क्योंकि उसने आईसीयू में आने के बाद देख लिया था कि यहाँ पर एक कैमरा और एक माइक लगा हुआ है। उसे लगा शायद यह सिक्योरिटी के लिए है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह दोनों सिर्फ उसी के लिए लगाए हैं, और वह यह भी नहीं चाहता था कि आम इंसानों के सामने एम्पायर का राज आए। हालांकि आरव के दादाजी को पहले ही पता था कि आरव नंदी एम्पायर का राजकुमार है, इसीलिए उसके दादाजी पहले ही समझ गए थे कि आरव अब किस बारे में बात कर रहा है। क्या आर्मी चीफ आरव के ब्लैक कोबरा गैंग से जुड़े होने की वजह से आरव को कहीं अरेस्ट तो नहीं कर लेंगे? कहीं आरव के दादाजी आरव को तलाक लेने से तो नहीं रोक देंगे? आरव के दादाजी को कैसे पता चला कि आरव नंदी एम्पायर का राजकुमार है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए सक्सेसर ऑफ हिडन एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आरव यह भी नहीं चाहता था कि आम इंसानों के सामने एम्पायर का राज आए। हालांकि आरव के दादाजी को पहले ही पता था कि आरव नंदी एम्पायर का राजकुमार है, इसलिए उसके दादाजी पहले ही समझ गए थे कि आरव अब किस बारे में बात कर रहा है। फिर काफी देर तक बात करने के बाद आरव अपने दादाजी की गले लग जाता है। आरव के दादाजी आरव को बताते हैं कि उसका बड़ा भाई कार्तिक अब भी जिंदा है और वही सिंह परिवार के सारे बिजनेस को संभाल रहा है। अपने बड़े भाई के जिंदा होने की बात सुनकर आरव के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। सारी बात होने के बाद आरव के दादाजी अपनी बगल वाली मैच में से अपने बिजनेस के सारे कागजात बाहर निकालते हैं और उनके ऊपर अपने साइन करके आरव को देते हैं। उन पेपर्स को लेने के बाद आरव सवाल भरी निगाह से अपने दादाजी को देखता है। नेकी राम सिंह आरव को इस बारे में बताते हुए कहते हैं, ये पेपर हमारे सभी बिजनेस के हैं। इन पेपर्स में साफ साफ लिखा है कि अब तुम सिंह ग्रुप के नए चेयरमैन हो। अपने दादाजी की बात सुन आरव अपने दादाजी की तरफ हैरानी में देखता है और फिर उनसे कहता है, दादाजी मुझे पता है आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे इस पूरे बिजनेस का चेयरमैन बना दें। इतने सालों से इस बिजनेस को भैया ही चला रहे हैं, तो भैया ही इसके चेयरमैन होने चाहिए। भैया को बिजनेस के बारे में मुझसे ज्यादा नॉलेज है। आरव के दादाजी नेकी राम सिंह आरव की बात सुन हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर मुस्कुराते हुए ही आरव से कहते हैं, मुझे पता है कार्तिक काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वह इतने सालों से इस बिजनेस को अच्छी तरह से चला रहा है। मुझे कार्तिक पर 0% भी डाउट नहीं है कि वह हमारे बिजनेस को डुबो देगा। वह एक काबिल सीईओ बन सकता है।
लेकिन एक चेयरमैन बनने की काबिलियत उसके अंदर नहीं है। अपने दादाजी की बात सुन आरव कुछ कहता, उससे पहले ही कमरे के दरवाजे से एक आवाज आती है, आप सही कह रहे हैं दादाजी। उस आवाज को सुन आरव तुरंत कमरे के दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे दरवाजे पर एक 29 साल का लड़का खड़ा दिखाई देता है। उस लड़के ने काफी सिंपल कपड़े पहने हुए थे। उसने एक नीले रंग की फुल स्लीव टी शर्ट और नीले रंग का लोअर पहना हुआ था और उस लड़के के बगल में एक खूबसूरत लड़की भी खड़ी थी जिसने हरे रंग का सूट पहना हुआ था। इन दोनों को देखकर कोई भी बता सकता था कि यह दोनों आपस में पति पत्नी हैं। आरव इस जोड़े को पहचान नहीं पा रहा था। वहीं नेकी राम सिंह इस लड़के की आवाज सुनकर ही पहचान गए थे कि आखिर यह कौन है। आरव अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और उस लड़के से कुछ पूछता उससे पहले ही नेकी राम सिंह कहते हैं, अंदर आओ कार्तिक बेटा। अपने दादाजी के मुंह से कार्तिक का नाम सुन आरव ध्यान से उस लड़के को देखता है, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। वह लड़का अपनी पत्नी के साथ आगे आता है और दोनों मिलकर नेकी राम सिंह के पैर को छूते हैं और नेकी राम सिंह के पास आकर कहते हैं, दादाजी हमें यहाँ के हेड ने बुलाया, क्या दिक्कत हो गई है? क्या आपको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? आरव उस लड़के की आवाज को ध्यान से सुनता है तो अब उसे यह आवाज थोड़ी जानी पहचानी महसूस होती है और थोड़ी देर के बाद आरव पहचान जाता है कि उसके सामने खड़ा यह लड़का और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई कार्तिक है, जिसे देखकर आरव की आंखें भर आती हैं और वह तुरंत अपने बड़े भाई कार्तिक के गले लग जाता है। नेकी राम सिंह के मुंह से आरव का नाम सुन कार्तिक भी पहचान गया था कि यह उसका छोटा भाई आरव है, इसलिए कार्तिक भी उसके गले लग जाता है। कार्तिक भी इतने सालों के बाद अपने भाई से मिलकर भावनाओं में बह गया था। इसी वजह से थोड़ी देर के लिए दोनों आपस में गले मिले रहते हैं। थोड़ी देर बाद कार्तिक आरव को हटाता है और उससे पूछता है, अब तक कहां था तू? जिसके जवाब में आरव कहता है, आप सभी के दिल में आरव की इस बात को सुनकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन कार्तिक समझ जाता है कि आरव इस बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए कार्तिक भी आरव को ज्यादा फोर्स नहीं करता। अपने दोनों पोतों का ऐसा मिलन देखकर नेकी राम सिंह खुश हो जाते हैं। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भरत और राम का मिलन हो रहा है। नेकी राम सिंह इन दोनों को देख ही रहे होते हैं कि तभी उनकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है और वह जोर जोर से खांसने लग जाते हैं। अचानक से अपने दादाजी की तबीयत खराब देखकर वे दोनों अपने दादाजी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, दादाजी क्या हुआ? दादाजी बोलिए ना, क्या हुआ? अब तक दो बिछड़े हुए भाई मिलकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि अपने दादाजी की तबीयत खराब होता देखकर काफी टेंशन हो गई थी। एक कमरे में बैठा डॉक्टर जो आरव और नेकी राम सिंह की वीडियो देख रहा था, वह नेकी राम सिंह की ऐसी हालत को देखकर तुरंत दरवाजा खोलते हुए हड़बड़ाते हुए नेकी राम सिंह के कमरे की तरफ दौड़ते हैं। उस डॉक्टर के साथ साथ उस कमरे में बैठे बाकी के लोग भी तुरंत उस तरफ दौड़ते हैं। वही कमरे में नेकी राम सिंह जोर जोर से सांसें ले रहे थे और जतिन उनका हाथ मसल रहा था। तभी नेकी राम अपनी बूढ़ी और दर्द भरी आवाज में कहते हैं, कार्तिक, मैंने तुम्हारे छोटे भाई को बिजनेस का चेयरमैन बनाया, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है क्या? जिस पर कार्तिक हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं दादाजी। फिर नेकी राम सिंह हिम्मत करते हुए अपने बूढ़े शरीर को ऊपर उठाते हैं और कार्तिक के कान में कुछ बताने लग जाते हैं। अपने दादाजी की बात सुन कार्तिक के चेहरे पर हैरानी और संतुष्टि का भाव दोनों थे। कार्तिक को बताने के बाद नेकी राम सिंह आरव को अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं। आरव जैसे ही अपने दादाजी नेकी राम सिंह के पास जाकर अपने कान को उनकी तरफ करता है, तभी सभी डॉक्टर वहां पर आ जाते हैं और सभी को बाहर जाने के लिए कहते हैं। आरव भी जैसे ही बाहर जाने वाला होता है, तभी नेकी राम सिंह आरव का हाथ पकड़ लेते हैं। डॉक्टर भी नेकी राम को कुछ नहीं कह सकते थे, इसीलिए आरव तुरंत अपने दादाजी के पास जाता है और झुककर अपने कान को उनके मुंह के पास करते हैं। फिर नेकी राम सिंह आरव के कान में कुछ ऐसा कहते हैं जिससे आरव की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उसकी आंखों में हत्या का इरादा साफ साफ दिखाई दे रहा था।
अचानक से आरव का चेहरा बदल जाता है और उसके चेहरे पर हैरानी की जगह गुस्सा ले लेता है। वहां पर मौजूद सभी डॉक्टर आरव के हाव भाव देखकर समझ गए थे कि आरव इस समय काफी ज्यादा गुस्से में है। लेकिन अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए आरव अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस लेता है और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए अपने दादाजी की तरफ देखते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहता है, दादाजी, मैं आपसे वादा करता हूं, जो आपने मुझे यह बात बताई है इसका बदला मैं जरूर लूंगा। आरव की बात सुन नेकी राम सिंह हिम्मत करते हुए बिस्तर पर बैठने की कोशिश करते हैं। नेकी राम सिंह को ऐसे बैठता हुआ देखकर सभी डॉक्टर उनकी सहायता करते हैं। यहाँ तक कि आरव और कार्तिक भी अपने दादाजी को बैठाने में सहायता करते हैं। बिस्तर पर बैठने के बाद नेकी राम सिंह कार्तिक और आरव के माथे पर प्यार से किस करते हैं, जिस वजह से दोनों भाई काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। तभी डॉक्टर उनसे कहता है, आप दोनों जितनी देर यहाँ पर रुकेंगे हमें उतनी ही देर इनका इलाज करने में होगी, इसलिए प्लीज कमरे से बाहर चले जाएंगे। इस समय डॉक्टर भी उनसे बड़े ही सलीके से बात कर रहे थे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि उनके आगे भारत के दो ऐसे ताकतवर इंसान खड़े हैं जो अपने एक इशारे से सरकार तक को हिलाने की काबिलियत रखते हैं, और छोटे वाला ऐसा इंसान है जो कि सिंह परिवार का युवराज है, जो प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर इंसानों में आता है। दोनों भाई गहरी सांस लेते हुए कमरे से बाहर चले जाते हैं। उनके बाहर जाने के तुरंत बाद डॉक्टर नेकी राम सिंह का इलाज करना शुरू कर देते हैं। आरव और कार्तिक दोनों टेंशन में लोभी में इधर उधर घूम रहे थे, और जो कार्तिक के साथ लड़की आई थी वह मायूस होकर एक जगह बैठी हुई थी। आरव टेंशन में इधर उधर घूम रहा था कि तभी उसके पास वही इंसान आता है जो उसके दादाजी की इतने सालों से रक्षा कर रहा था। राजकुमार, मेरा नाम अनुज है, मैं नंदी एम्पायर का मुख्य अंगरक्षक हूँ। अनुज की बात सुन आरव एक जगह खड़ा होता है और अनुज की तरफ ध्यान से देखता है और फिर उससे बड़ी ही गंभीर भाव में कहता है, अनुज, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? जिस पर अनुज तुरंत कहता है, राजकुमार, आप बोलिए तो सही, आपके एक ऑर्डर पर मैं अपनी गर्दन काटकर आपके पैरों में रखने को तैयार हूं। अनुज की बात सुन आरव अनुज से कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें वालिया परिवार की जन्म कुंडली मेरे पास लेकर आनी है, वो भी जल्द से जल्द। आरव की बात सुन अनुज एक परछाई की तरह तुरंत गायब हो जाता है। हालांकि आरव को पहले ही पता चल गया था कि अब उसके दादाजी जीवित नहीं रहने वाले हैं, लेकिन वह इन डॉक्टरों पर अपनी आखिरी उम्मीद करना चाहता था। दोपहर से शाम हो गई थी, लेकिन कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आया था। लेकिन थोड़ी ही देर में ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और सभी डॉक्टर मायूस सा अपना चेहरा लिए हुए बाहर आते हैं। डॉक्टरों को बाहर आता देखकर कार्तिक के साथ आई हुई लड़की तुरंत डॉक्टरों के पास जाती है और उनसे पूछती है, दादाजी की हालत अब कैसी है? पर उस लड़की की बात सुन सभी डॉक्टरों का चेहरा नीचे हो जाता है। उन डॉक्टरों की ऐसी हरकत को देखकर कार्तिक का दिल भी जोर जोर से धड़कने लग गया था। लेकिन हिम्मत करते हुए उनमें से एक डॉक्टर उस लड़की को बताता है, दादाजी अब हमारे बीच में नहीं रहे। उस डॉक्टर की इस बात को सुन कार्तिक और उसके साथ आई हुई लड़की तुरंत चक्कर खाकर गिर जाते हैं। आरव भी डॉक्टर की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा टूट गया था, लेकिन वह हिम्मत किए हुए खड़ा था और अपने भाई और उसके कर अभिनव की तरफ बढ़ा दिया। अभिनव साथ आई हुई लड़की को गिरता देखकर आरव तुरंत उनके पास जाता है और अपने भाई को उठाते हुए उसके चेहरे को थपथपाता है। लेकिन उनको बेहोश होता देखकर डॉक्टर तुरंत हरकत में आते हैं और उनका ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं। तकरीबन आधे घंटे के बाद उनको भी होश आ जाता है। अपने दादाजी की मौत की बात सुन उनको सदमा लग गया था, इसलिए वह बेहोश हो गए थे। जतिन उन दोनों को हिम्मत देता है और फिर अपने दादाजी का अंतिम संस्कार कर तीनों एक फ्लैट में जाकर रहने लग जाते हैं। उन सभी को रहते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। अब आरव को भी पता चल गया था कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी भाभी है।
और उसका नाम कीर्ति है। आरव अपनी बहन मनीषा को भी यहीं पर लिया था। अब ये सभी अपने दादाजी की मौत के गम से लगभग बाहर आ चुके थे। अनुज ने आरव को वालिया खानदान की सारी डिटेल लाकर दे दी थी। इस 1 महीने में आरव ने लगभग बिजनेस की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी। नेकीराम सिंह ने अपने पोतों के कान में आखिर ऐसा क्या कहा जिससे दोनों ही हैरान हो गए थे। आरव ने अनुज को वालिया खानदान की कुंडली निकालने को क्यों कहा? आखिर आरव अब अपना अगला कदम क्या उठाने वाला है? इन सवालों के उत्तर जानने के लिए सुनिए सक्सेसर ऑफ हिडन एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट एफएम। उन सभी को रहते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। अब आरव को भी पता चल गया था कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी भाभी है और उसका नाम कीर्ति है।
आरव अपनी बहन मनीषा को भी यहीं पर लाया था।